नमस्कार आप सभी लोगों को। तो जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर अपलोड किया था, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7th का सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री का देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टॉपिक क्या है हमारा आज का। तो आज का टॉपिक है नए राजा और उनके राज्य। चूँकि हम लोग मध्यकाल की बात कर रहे हैं, मध्य भारत की बात कर रहे हैं, तो उस समय पे बहुत सी जगहों पे हमारे पूरे देश में अलग अलग जगहों पे अलग तरीके से नए नए राज्य और बड़े बड़े भूस्वामी सामंत लोग उभर करके सामने आए। तो ये सारी जो आज का टॉपिक है उसी सब पे चर्चा होगी कि उन्होंने अपने समय में क्या क्या परिवर्तन किए, जैसे कि मूर्तियों का निर्माण हो गया, संस्कृतियों का बहुत तेज़ी से विकसित होना और किस तरीके का प्रशासन रहा उनके शासनकाल में। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और जैसे अगर कुछ राज्य के नाम बताऊं तो दक्षिण में बहुत ही फेमस राज्य रहा चोल चेर पांडे। फिर उत्तर भारत में आप देखेंगे गुज्जर प्रतिहार और चालुक्य। तो हम सब इन सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है नए राजवंशों का उदय। पहला पॉइंट में पहला टॉपिक देखेंगे, हम लोग पॉइंट देखेंगे कि 7वीं सदी तक आते आते बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि 7वीं सदी तक आते आते क्या हो रहा है कि जहाँ पे राजा लोग उभर रहे हैं वहीं पे बड़े बड़े भूस्वामी मतलब जिनके पास भू मतलब पृथ्वी, स्वामी मतलब जो उनके मतलब एक तरीके से उनके जो मालिक हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी का मतलब है कि ज़मीन से कि जो पृथ्वी के या फिर ज़मीन के बहुत बड़े ज़मीन के हिस्से के मालिक हैं उनको भूस्वामी, मतलब जिनके पास भारी मात्रा में ज़मीन है उनको भूस्वामी कहते हैं। योद्धा का मतलब लोग समझ रहे हैं जो कि हमारी रक्षा करता है किसी भी युद्ध से और लड़ता है तो उसको योद्धा कहते हैं। सरदार का मतलब हो गया किसी कबीले का मुखिया, उसे हम सरदार के तौर पे जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी उभर करके सामने आ रहे थे 7वीं सदी तक आते आते। अस्तित्व का मतलब होता है पहचान। तो ये लोग अपने नए पहचान के साथ लोगों के सामने, हमारे समाज के सामने आ रहे थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपना मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। मतलब अब चूंकि ये दो कैटेगरी हो गई, एक तो राजा जिसके अंदर सभी लोग आते हैं, फिर क्योंकि राजा है तो उसको चलाने की मतलब राजा है तो उसके अंडर में एक राज्य आ रहा है, तो उस राज्य को चलाने के लिए कहीं ना कहीं उसके बहुत से कर्मचारी चाहिए होंगे। तो उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जो राजा लोग प्रायः उन्हें अपना मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते हैं। मतलब जो भूस्वामी और योद्धा लोग हैं उनको राजा लोग क्या इंडिकेट करते थे, मातहत या सामंत। अब मातहत या सामंत किसे कहते हैं? तो जो सामंत होते हैं ये मतलब एक तरीके से रक्षक होते हैं और किसी के अधीनस्थ मतलब काम करते हैं। इन लोगों का एक संगठन होता है। अधीनस्थ मतलब किसी के अधीन रह करके काम करना। तो जो भूस्वामी, योद्धा और सरदार लोग हैं ये कहीं न कहीं राजा के अंडर रहते थे, उनके अधीन होकर के काम किया करते थे और राजा लोग इन्हें मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तीसरा पॉइंट है उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और सैन्य सहायता प्रदान करें। अब ये उम्मीद कौन कर रहा है और किससे कर रहा है? तो सिंपल सी बात है, जो राजा है वो भूस्वामी लोग हैं, जो योद्धा है, जो सरदार है, या फिर जिन्होंने जो कि राजा ने जिन्हें मातहत या सामंत की उपाधि दी है, मान्यता प्रदान की है, उन लोगों से राजा की अपेक्षा होती थी कि ये लोग आकर के मतलब राजा के लिए, राजा क्योंकि स्वामी है उन लोग का कहीं ना कहीं, तो उनके लिए राजा के लिए उपहार लाएं और दरबार में आकर के हाजिरी लगाए और सैन्य सहायता प्रदान करने, मतलब कि सैनिक के रूप में अपनी सहायता प्रदान करें उनके राज्य के लिए, राजा के लिए और उनके परिवारों के लिए। अगला पॉइंट है अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महासामंत का मतलब होता है पूरे मंडल का स्वामी घोषित कर देते थे। तो राजा क्या होता है कि अब जैसे राजा है तो उसको अपनी प्रजा को चलाने के लिए अलग अलग कैटेगरी निर्धारित की जाती है कि इसके अंडर में ये आएगा, इसके अंडर, जैसे कि आज के समय अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री है हमारे पूरे इंडिया को वो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पूरे इंडिया को चलाने के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री से तो काम चलेगा नहीं, तो उनके अंडर में तो बहुत से मंत्री आते हैं जिन्हें हम कैबिनेट मंत्री के नाम से जानते हैं। उस कैबिनेट मंत्री में भी 3 पद होते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के मंत्री लोग अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, या फिर यूँ समझ लो आपकी हर एक स्टेट का अपना एक मुख्यमंत्री होता है जो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और उस स्टेट मुख्यमंत्री के अंदर भी बहुत से ऐसे मंत्री आते हैं जो अपने अपने एक पर्टिकुलर क्षेत्र को रिप्रेजेंट
करते हैं। तो सेम चीज़ राजा के समय पे भी ये होता था कि राजा के समय में बहुत से उसके जो मंत्रिमंडल होते थे, जो कि वो अपने भागों मतलब अपने राज्य के अलग अलग हिस्सों को उन मंत्रियों के अंडर में कर देता था। तो क्या होता था, दिन प्रतिदिन ये जो मंत्री हो या फिर जो सामंत लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने लगे, पावर में आने लगे। तो इन्होंने अपने आप को महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी, खुद से पूरे मंडल का स्वामी घोषित कर दिया। कभी कभी ऐसा होता था। ठीक, आगे देखते हैं। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। अब चूंकि जब वो कहीं ना कहीं जब उनके पास पूंजी आने लगी, कैपिटल आने लगा, उनके पास पैसे आने लगे, पावर आने लगा, तो उन्होंने क्या किया कि जो कहीं ना कहीं राजा के अधीन थे वो चाहते थे कि अब राजा अधीनस्थ से वो मुक्त हो जाए। जो राजा का उनके ऊपर एक दबाव होता था वो चाहते थे कि उस चीज़ से वो स्वतंत्र हो जाए। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जो सेनापति होते थे या फिर जो सामंत लोग होते थे, भूस्वामी होते थे, जो जिनके पास ज़्यादा पैसे, ज़्यादा ज़मीन, वो अपने आप को खुद से ही राजा से स्वतंत्र घोषित कर देते थे। अब इसका उदाहरण ये दिया गया है कि जैसे दक्कन के राष्ट्रकूट, शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। मतलब कि जो दक्कन के राष्ट्रकूट हैं ये चालुक्य राजाओं के अधीन में रहते थे। अब देखते हैं आगे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो सारी पीछे जो हमने पढ़ा कि कहीं ना कहीं वो अपने अधीनस्थता को अस्वीकार कर रहे थे। तो 8वीं सदी तक आते आते क्या हुआ, जो राष्ट्रकूट का प्रधान था दंती दुर्ग, सबसे पहले उसने चालुक्य के मतलब जो राजा था उसका अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। अब ऐसा होता है जैसे कि उसने अब जैसे चालुक्य राजा को हराया, फिर उसके बाद उसने क्या किया, अनुष्ठान करवाया। तो हमारे संस्कृति में कह लो या फिर हमारे देश में ये पहले से बहुत प्रचलित है कि अगर कोई भी लोग विजयी होते हैं तो वो यज्ञ या फिर अनुष्ठान करते। जैसे अगर हम यज्ञ की बात करें तो अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये सारी चीज़ें पहले से ही चली आ रही हैं। तो उसी तरीके से राष्ट्रकूट के राजा ने भी एक हिरण्यगर्भ मतलब सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। ये एक तरीके से अपनी विजय को दिखाने के लिए होता था या फिर अपनी खुशी को प्रकट करने का तरीका होता था लोगों के सामने। बेसिकली ये अपने विजय को दिखाने के लिए ही किया जाता था अनुष्ठान, या फिर अपने वर्चस्व को समाज में स्थापित करने के लिए ये सारे अनुष्ठान किए जाते थे। अगला है, यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी हवन पूजा या फिर यज्ञ वगैरह हो रहा है तो किसके द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा ही संपन्न कराया जाता है। और ये चीज़ आज के वर्तमान समय में भी आप लोग इससे रिलेट कर सकते हो कि आज जब भी कोई भी पूजा या पाठ होता है हमारे घरों में या फिर कहीं भी, चाहे छोटे स्तर पे हो या फिर बड़े स्तर पे हो, तो उसको संपन्न कर कराते हैं, ब्राह्मण ही कराते हैं। तो उस टाइम पे भी जो अनुष्ठान यज्ञ वगैरह पूजा पाठ क्रियाकलाप होते थे, ये सारी चीज़ें ब्राह्मण ही उसको संपन्न कराते थे। अगला पॉइंट है, यह माना जाता था कि इससे याजक जर्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा छत्रित्व प्राप्त कर लेता था। मतलब लोगों का यह मानना था, ये माना जाता था कि अगर ये जो अनुष्ठान है या फिर यज्ञ है, ये अगर कोई कराता है तो अगर वो ये करा रहा है तो अगर वो क्षत्रिय नहीं है फिर भी वो क्षत्रिय हो जाता है। ये एक तरीके से कह सकते हो लोगों के अंदर भ्रांति है या फिर लोगों का मानना है कि ऐसा माना जाता है कि जैसे जो ब्राह्मण है वो पूजा पाठ या फिर पढ़ने का काम उनका है, जो क्षत्रिय हैं उनका देख रेख का काम या फिर सैन्य बल का काम उनका है, फिर वैश्य जो कि हमारे व्यापार को देखते हैं, जो शूद्र हैं वो सबसे नीचे की कैटेगरी में आते हैं। तो कहीं न कहीं जो क्षत्रित्व है एक तरीके से एक बाहुबल का प्रतीक है और लोग खुद को समाज में एक तरीके से सबसे ज़्यादा वर्चस्व और बाहुबल दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें करते थे। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। मतलब ये क्या है, कदम, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ये लोग जो थे ये लोग ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया।
अब क्या किया कि चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि ब्राह्मण लोग क्या करवा रहे हैं कि एक तरीके से पूजा पाठ करवा रहे हैं और अनुष्ठान वगैरह करवा रहे हैं, लोगों को एक तरीके से शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मध्य शताब्दी तक आते आते कहीं न कहीं ये प्रवृत्ति धीरे धीरे बदलने लगी थी और लोग जो ब्राह्मण थे वो कुछ लोग, सभी को नहीं कह सकते, कुछ लोग वो अपने पेशे को छोड़ करके, एक परंपरागत पेशे को छोड़ करके शस्त्र की ओर अपने क्रम को बढ़ाने लगते। अपने एक तरीके से जो उनका जो एक देखने का नज़रिया है वो चेंज होने लगता है, वो क्षत्रियों की तरफ या फिर शस्त्र की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। और चूँकि जब ये क्षत्रियत्व की तरफ बढ़ने लगे, शस्त्र की तरफ बढ़ने लगे, तो ऐसा नहीं हुआ कि जब हम किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं होता है कि कभी हम असफल हो जाते हैं, बहुत से लोग हुए भी होंगे। लेकिन इनको जब इन्होंने इस पथ पे कदम बढ़ाया तो इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला उनको। और वो क्या हुए कि उन्होंने कई राज्यों को अपने अंडर में कर लिया। जैसे यहाँ पर लिखा गया कर्नाटक और राजस्थान के राज्यों पे सफलतापूर्वक इन्होंने अपना एक विजयी पताका लहराया। अब आगे देखेंगे राज्यों में प्रशासन। तो अब राज्यों में प्रशासन का सिंपल सा मतलब है कि एक राज्य है, उसमें राजा है, तो उस राज्य में किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों को कामों का निर्धारण किया गया है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीन भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। अब ये क्या हो रहा है कि उपाधियां का सिंपल सा मतलब है जैसे कि प्रधानमंत्री एक तरीके से उपाधि है हमारे देश में वर्तमान समय में। सेम सिचुएशन मध्यकाल में भी था कि जो राजा होते थे, पहले क्या होता था कि राजा तो बहुत से थे, लेकिन अब उसमें भी बहुत से राजा जो होंगे जो कि बहुत ही ताकतवर थे और कुछ मतलब मिडिल साइज़ के होते होंगे, कुछ जो नॉर्मल रहते होंगे, लेकिन राजा तो राजा है। तो जो बहुत से राजाओं ने क्या किया कि नहीं, हमें अपने आप को लोगों से अलग रखना है, कुछ हट करके दिखना है या फिर अपना जो वर्चस्व है, अपना जो पावर है वो सबके सामने दिखाना है। तो वो क्या करते थे, उपाधियां धारण करते थे खुद से। महाराजा धीराज मतलब राजाओं के राजा, महाराजा धीराज ये नॉर्मल लग रहा है। जैसे अब कहोगे राजाओं के राजा, अब जैसे हम अकबर की बात बोले तो अकबर कहते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से लोगों के सामने बड़ा दिखाने को, बड़ा रिप्रेजेंट करने की एक तरीके से कोशिश थी राजाओं की, अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने की। त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीन भुवनों का स्वामी, इसी तरीके से अन्य भारी भरकम उपाधियां भी धारण की। और ये जो उपाधियों का जो सिलसिला रहा ये सिर्फ मध्यकाल तक ही रहा, उसके बाद आगे आप देखेंगे इसमें परिवर्तन हो गए। आगे देखते हैं राज्यों में उत्पादकों मतलब जो किसी भी चीज़ का उत्पादन करता है या फिर पैदावार करता है, अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। अब जैसे कि राज्य में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं और अलग अलग कार्य करने वाले लोग रहते हैं, तो उन सभी से कहीं न कहीं संसाधन इकट्ठे किए जाते थे राज्यों के द्वारा। और इन सब संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग लोग लगे हुए थे। और कभी कभी क्या होता था कि आम जनता को, यही किसानों को, पशुपालकों को और कारीगरों को, लोगों को लगान भी देना पड़ता था। इनको अक्सर अपने उत्पादकों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। अब जैसे पिछले कक्षा में मैंने आपको बताया था कि क्या होता था कि जो राजा होते थे इन लोगों से उनके मतलब पैदावार के हिस्सा तो लेते ही थे, कभी कभी इनसे बेगारी भी करवाते थे, मतलब कि काम करवा लिया लेकिन उनको पैसे नहीं दिए, उनकी भरपाई नहीं की। तो ये सारी चीज़ें हम मध्यकाल में देखेंगे किस तरीके से एक इलीट क्लास एक निम्न क्लास के तबके को दबाता ही चला जाता है। एक जो उच्च वर्ग और एक जो मिडिल वर्ग या फिर निम्न वर्ग के बीच में जो खाई शुरू होती वो मध्यकाल से ही शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। लगान भी वसूला जाता था। लगान जिसको हम टैक्स के रूप में जानते हैं, आज के अगर बात करें तो टैक्स, आज भी हम टैक्स देते हैं, लेकिन उस समय पर जो लगान लगाए जाते थे वो जबरन लगाए जाते थे और जिनके पास चीज़ें नहीं होती देने के लिए उनको भी देना पड़ता था।
आगे अगला पॉइंट है, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। अब वित्तीय आधार का मतलब सिंपल सा मतलब है कि राजकोष में वृद्धि। अब जैसे कि अगर कहीं ना कहीं जो हमसे टैक्स वसूला जाता, आज के समय की अगर बात करें तो जो हमसे जो टैक्स वसूला जाता है वो कहीं ना कहीं हमारे अर्थव्यवस्था को, हमारी इकोनॉमी को इंडिकेट करता है, जिससे हमारे राजकोष की वृद्धि होती। और ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि इन केस अगर भविष्य में कभी कोई दिक्कत हुई तो उस राजकोष का इस्तेमाल करके अपने जनता को जनता की भलाई के लिए उसको यूज़ किया जा सके। उस टाइम पे भी ये चीज़ें होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें कर वगैरह लिया जाता था आम जनता से, उससे जो आम जनता है वो खुश नहीं थी, वो खुश नहीं थी। तो यहाँ पे मेंशन है कि किन किन चीज़ों के लिए ये जो कर वसूला जाता था। तो पहला तो ये वित्तीय आधार था, जो कि एक तरीके से राज्य की व्यवस्था के लिए उन पैसों को इकट्ठा किया जाता था, राज्य के परिवार को देख रेख के लिए, उनके सेनाओं की देख रेख के लिए। दूसरा मंदिरों और दुर्गों के निर्माण के लिए। अब मंदिरों और दुर्गों का निर्माण कराया जा रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर मंदिरों और दुर्गों का निर्माण कराया जाए तो वो कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राजा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इस राजा के द्वारा बनाया गया जा रहा है। तो एक तरीके से जो राजा की शक्ति है, पावर है, वो लोगों के बीच में बढ़ रही है। उसकी जो एक कह सकते हो कि क्षमता है, लोगों को दिख रही है कि हाँ राजा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। एक तरीके से उसके इकोनॉमिक कंडीशन को बता रही है कि वो कितना मजबूत है और कितना मजबूत नहीं है, उसके वर्चस्व को दिखा रही है। अगला पॉइंट है, राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि चूँकि आप लोग को पता है ये बात कि हमारी पहले जो हमारा जो शासन था वो राजशाही शासन चलता था। मतलब कि अगर एक कोई राजा है तो उसकी जो आने वाली पीढ़ी होगी उसके बाद वही राजा बन सकती है, या फिर जो राजा है उसके अंडर में जितने भी पदाधिकारी है, मंत्री है, अगर आज के समय में बात करें जो मंत्री है उसके, तो ऐसा नहीं कि वो कहीं से भी मतलब बाहर की जनता को ले लेगा, ऐसा नहीं होता था। वो या तो अपने घर के, अपने घर परिवार के लोगों के, अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों के लोगों में से किसी एक को लेता था, या फिर जो उच्च वर्ग के लोग होते थे उनसे उनकी नियुक्ति की जाती थी। तो यहाँ पे यही दिया गया है कि राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति समानतः प्रभावशाली मतलब जो इलीट क्लास के लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, परिवारों के बीच से की जाती थी। ये नियुक्ति प्रायः वंशानुगत होती थी। वंशानुगत का मतलब सिंपल सा है कि पहले आपके पापा राजा बने, फिर उसके बाद अगर आपके पापा उस पद से हट गए या फिर किसी कारण से वो हट गए, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद क्या होगा, उसका बेटा राजा बनेगा। फिर उसका बेटा राजा बना, उसका टाइम पीरियड खत्म हुआ, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। ये क्या हो रहा है, वंशानुगत चल रहा है, उसमें किसी आम जनता का कोई रोल नहीं है। कई बार राजा के निकट संबंधी इन ओहदों पर होते थे। अब जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि रिश्तेदारों को भी कभी कभी इन ओहदों पर बैठा दिया जाता था, तो यही बात यहाँ बोली जा रही। कई बार राजा के निकट संबंधी ही, मतलब निकट संबंधी मतलब जो उनके रिश्तेदार है, नज़दीकी रिश्तेदार है, उन्हीं को उन सीटों पर या फिर उन ओहदों पे बैठा दिया जाता था। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहता है। प्रशस्तियाँ आमतौर पे लिखवाई जाती हैं ब्राह्मणों के द्वारा, वो कि राजा किस तरीके का होगा, ताकि उसके आम जनता को भी पता चले, या फिर हमारे भविष्य में लोगों को पता चले कि वहाँ वो राजा किस तरीके से था। और ये बेसिकली ये प्रशस्तियाँ अक्सर ऐसी होती थी जो कि राजा के देख रेख में ही बनाई जाती थी। और इसमें एक सबसे बड़ा लूप फॉल्ट ये हो जाता था कि जो राजा चाहता था वही लोग लिखते थे। तो हम ऐसा कर सकते थे, जो प्रशस्तियों में लिखा जाता था वो एक तरीके से अतिशयोक्ति, किसी भी चीज़ का पर्सोनिफिकेशन कर दिया जाता था, किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता था या फिर लिखा जाता था। मिसाल के लिए सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में। मतलब अगर आपको बताना है अपने बारे में, तो यहाँ बताया गया है कि जो राजा महाराजा है वो क्या लिखवा रहे हैं, सूरवीर। दूसरा विजयी योद्धा के रूप में, मतलब अगर मे भी अगर शायद अगर आप नहीं हो विजयी योद्धा, सिर्फ योद्धा, लेकिन फिर भी आगे मेंशन कर दिया गया विजयी योद्धा, तो प्रशस्तियाँ लोग अपने हिसाब से लिखवाते थे। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे।
अब बताया जा रहा है कि ये जो प्रशस्तियाँ हैं लिखी जा रही हैं किसके द्वारा लिखी जा रही हैं, ब्राह्मणों के द्वारा लिखी जा रही हैं। और क्या बोला जा रहा है कि ये जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। तो ब्राह्मण क्या होता था कि कोई भी चीज़ काम होते थे तो वो बताते रहते थे, मतलब कि कोई भी काम किस समय पर करना चाहिए किस समय पर नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो सुझाव देते थे अपना कि हाँ अपना ये काम इस समय पे करो तब ये सही होगा। और वो एक तरीके से राजा के हमेशा संपर्क में रहते थे कि क्योंकि पढ़े लिखे वो थे, ब्राह्मण पढ़े लिखे रहते थे तो लोग उनसे सुझाव लेना ज़्यादा अच्छा समझते थे। अगला पॉइंट है, राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। मतलब अनुदान का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, अनुदान का मतलब कोई भी चीज़ दान देना। तो अक्सर होता था कि जब राजा महाराजा खुश होते थे तो वो ब्राह्मणों क्या करते थे, भूमि अनुदान में दान में दे देते थे। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में भी भूमि को अनुदान में दे दिया जाता था। अगला पॉइंट है, 12वीं शताब्दी में कल्हड़ नामक रचनाकार द्वारा रचित राजतरंगिणी, मतलब 12वीं शताब्दी तक एक रचनाकार हुए जिनका नाम कल्हड़ है और उनकी जो रचना है राजतरंगिणी, उसमें आपको बहुत से राजाओं के बारे में देखने को मिल जाएगा, जिसमें राजाओं का इतिहास, दस्तावेजों, स्रोतों के बारे में बहुत सी जानकारियाँ देखने को मिलती हैं। अब आप देखेंगे कि मतलब अभी हमने देखा पीछे की उपाधियाँ, यहाँ पे नागभट्ट की उपलब्धियाँ दी हुई हैं तो हम उसको थोड़ा सा देखते हैं। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। अब आप लोग खुद देख लीजिए कि किस तरीके से लोग प्रशस्तियों में अपना वर्णन करवाते हैं। आंध्र, सैंधव, सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा के एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। अब देखो, मतलब ये सारे महाराष्ट्र के, सिंध के, उड़ीसा के, मतलब जो भी राजा थे वो उन्होंने अपनी एक तरीके से हार स्वीकार कर लिया या फिर नागभट्ट के सामने अपनी हार मान ली जब वो राजकुमार थे। तो मतलब हो सकता है ऐसा रहा हो, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि एक छोटा सा राजकुमार जिसके सामने इतने बड़े बड़े राज के राजाओं ने घुटने टेक दिए, तो क्या इसमें अतिशयोक्ति है। लोगों मतलब राजाओं ने अपना जो उपाधि है उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके लिखवाया है। दूसरा, उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुर्क मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। फिर बताया जा रहा है कि यहाँ पे तो ये बताया गया है कि लोग मतलब किस तरीके से लोगों ने अपने आप ही उनकी हार मतलब अपनी हार स्वीकार कर ली। दूसरा बताया जा रहा है कि उन्होंने किन किन चीज़ों को विजित किया, किन किन राज्यों को विजित किया। दूसरा आगे बढ़ते हैं तो अभी हमने ऊपर देखा कि कभी कभी क्या होता था, जो राजा लोग खुश होते थे तो ब्राह्मणों को भूमि दान में दे देते थे। तो देखते हैं कि उसके साथ साथ और भी क्या क्या चीज़ें दान में दी जाती थी। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था, यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं। अब जैसे कि एक प्लाट है, भूमि है, उसको चारों तरफ से घेर दिया गया है कांटेदार झाड़ियाँ लगा करके। अब फिर बताया जाएगा उसमें कि उस भूमि के अंदर उस चारों तरफ उसके बीच में क्या क्या चीज़ें आ रही है। फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान मतलब फलों का बगीचा, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज़, अन्नागार, मछलियों का तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है।
पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई भी भूमि किसी ब्राह्मण को दान में दी जा रही है, तो उस भूमि पर पाए जाने वाला हर वो चीज़, हर वो जीव, हर वो पेड़ पौधे उसके हो जाते हैं जो उसको दान में दिया जा रहा है। जैसे अगर आपको कोई ज़मीन दी जा रही है, अगर उस पर आप कोई पेड़ पौधा है, कोई खेत खलिहान है, कोई चारागाह है, तो वो सब किसका होगा? जिसको वो दान में दी जा रही है। और वो चाहे तो उसको अपने मतलब उस भूमि पे कुछ भी कर सकता है, उस पर घर बनवा सकता है, मकान बना सकता है, उस भूमि से लोगों से कर वसूल सकता है जो उस भूमि पे रह रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे का हम कल अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।